हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching info and study. Friends, we are doing study of the Mauryan dynasty और इसके अंतर्गत मौर्यन साम्राज्य के अंतर्गत टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अशोका द ग्रेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अशोका के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने देखिए सोर्सेस को खत्म कर लिया था। हाँ, पिछले कई वीडियोस से हम मौर्यन डायनेस्टी को कर रहे हैं। हाँ, उसका स्टडी कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी का, जिसमें हमने स्रोतों को खत्म कर लिया था। ठीक है, और पॉलिटी पोर्शन में हम आ चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया है, बिंदुसार को पढ़ लिया है और आज हम अशोक को पढ़ेंगे। अशोक को पढ़ने के साथ ही हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ तीन ही रूलर्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, थोड़ी बहुत एक एक दो लाइन की जानकारी और होगी इनके बारे में, तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है प्रशासन, इकोनॉमी, सोसाइटी और डाउनफॉल। मैं हमेशा बताते आता हूं कि किस तरह से पढ़ना है हमें, यानी एडमिन का मतलब प्रशासन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, सोसाइटी, इसी में हम सोसाइटी के कुछ कल्चरल पार्ट को भी और रिलीजन को भी देख लेंगे और पतन को देखेंगे। सोर्सेस की जहां तक बात है, हमने बहुत अच्छे से सोर्सेस को देखा है, जिसमें हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को के बारे में जाना और मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में जाना। ठीक है, और उसके अलावा कई टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, पुराण हैं। ठीक है, कुछ बुक्स हैं, हाँ, जैसे विशाखादत्त की है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है, बाणभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है, वैसे ही कुछ चाइनीज यात्री हैं जैसे कि वेन सांग और फाइयान, उनके बारे में भी मैंने सारा डिटेल में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कुछ जो साहित्यिक, ये तो साहित्यिक सोर्सेस थे, यानी कि साहित्यिक स्रोत थे। उसके अलावा हमने पुरातात्विक स्रोतों को भी देखा, जहां पे हमने सौगौरा, हाँ, और महास्थान का अभिलेख देखा, रुद्रदामन का अभिलेख देखा, हाँ, सौराष्ट्र में जहां सुदर्शन झील की चर्चा की गई है, और अशोक के इंस्क्रिप्शन को भी हमने देख लिया, जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट यानी बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स यानी कि बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, उसके अलावा गुहा लेखों को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेस करने के बाद हम यहाँ आ गए थे इस पोर्शन में, पॉलिटी के पोर्शन में, और यहाँ हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, फिर बिंदुसार को देख लिया था एक वीडियो में, और आज हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अशोका को हमें देखना है। ठीक है, देखिए अशोका तीसरे शासक थे मौर्य डायनेस्टी के और महान शासक थे। ठीक है, आप जानते ही हैं कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, और घनानंद को हराने के बाद ही इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए। उसके बाद बिंदुसार आते हैं और फिर उसके बाद अशोक आ जाएंगे। देखिए यहां पर मैंने अशोक के बारे में कुछ जानकारी लिख दी है। ठीक है, अभी हम इनिशियल इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको नोट कर लेना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे चूंकि ये सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि देखिए प्रधानमंत्री कौन थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका टाइम पीरियड 322 टू 298 बीसी तक का, यानी कि 222 से 298 ईसा पूर्व तक का था। और ये जैन थे, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। मैंने बताया है 298 बीसी में एक अकाल आता है और ये मगध से चले जाते हैं श्रवण बेलगोला, जहां पर भद्रबाहु के साथ, और वहीं पे ये संलेखना विधि से शरीर का त्याग करते हैं चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटका में। उसके बाद बिंदुसार के बारे में हमने देखा था 298 में, फिर बिंदुसार आ जाएंगे जो कि 273 बीसी तक रहेंगे। ठीक है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। और अशोका जो आएंगे ये बुद्धिस्ट हो जाएंगे, आप जानते ही हैं अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके तीनों के प्रधानमंत्री पीएम चाणक्य रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए ये चाणक्य बिंदुसार के समय में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब 298 में इनकी डेथ होती है चंद्रगुप्त मौर्य की,
तो उस समय जीवित हैं चाणक्य और ये प्रधानमंत्री भी थे कुछ दिनों तक बिंदुसार के। हालांकि ये कहा जाता है कि बनती नहीं थी, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, आप जाकर देखेंगे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री आएंगे, राधागुप्त। ठीक है, यही राधागुप्त फिर अशोक के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो अशोक के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि राधागुप्त जो थे अशोक के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए ये तीनों आपको सीक्वेंस में याद हो गया। तो ये तीनों का रिलीजन जैन, आजीवक और बुद्धिस्ट। हाँ, अशोक थे बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म लिख लीजिए, हाँ बुद्धिस्ट मैंने लिख दिया क्योंकि अशोक बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, और प्रधानमंत्री चाणक्य के प्रधानमंत्री इसके बिंदुसार के, चाणक्य और राधागुप्त, और अशोक के फिर यही राधागुप्त अशोक के भी प्रधानमंत्री होंगे। अशोक के बारे में देखिए जो टाइम पीरियड दिखाया जाता है वो 273 टू 232 बीसी तक का है, यानी कि 273 से 232 ईसा पूर्व तक का है। कहीं 273 से 232 ईसा पूर्व तक का है, कहीं कहीं 272 यानी 272 भी आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था कि आप अप्रोक्सीमेट टाइम लेके आपको चलना है, हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये है तो जरूर 273 बीसी इनका टाइम तो है ही। हाँ, इनके बाद बिंदुसार के बाद कहा जाता है बिंदुसार ने अपने जीवन काल में अपने बेटे सुशीम को शासक बनाया था। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो इसके बाद अशोक का शुरू हो जाना चाहिए था, 273 से 232 का टाइम पीरियड माना भी जाता है। लेकिन ये कहा गया कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक जो है वो 269 बीसी में कराया। ठीक है, अपना राज्याभिषेक यानी अशोक जो है वो क्राउन हुए 269 बीसी में, 269 ईसा पूर्व में। अब इसका रीजन ये है, देखिए कहा जाता है कि ये इस बात से ये पता चलता है कि सत्ता के लिए संघर्ष रहा होगा बिंदुसार के बाद, क्योंकि ये कहा जाता है कि इनके टोटल 100 भाई थे, और कहा जाता है ऐसी कहानियां मिलती हैं, कितनी हकीकत है नहीं कह सकते, कि 99 भाइयों की इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, तो आपको देखिए मैंने कहा कि किसी भी डेट को आपको जहां मैं बताऊंगा वही डेट याद रखना है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पीसीएस में पूछ भी देता है। ठीक है ना, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्याभिषेक कब हुआ, तो 269 बीसी में। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि राज्याभिषेक के बाद अशोक अपने हर जो भी घटनाएं होंगी अशोक के जीवन में, वो इसको राज्याभिषेक से अपने जो आप इनका जो क्राउन होने का समय है, जब ये क्राउन हुए उसी से जोड़ेंगे। जैसे ये कहेंगे कि अभिलेखों पे आपको मिलेगा, इनके इंस्क्रिप्शन पे, एडिक्ट्स पे, कि अपने राज्याभिषेक के, ठीक है, 8 साल के बाद या 8 वर्ष के बाद या 9वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई हुई। हाँ, ये अपने 10वें वर्ष में, इस तरह की चीजें देंगे। ये सब कुछ राज्याभिषेक से जोड़ेंगे। इन्होंने 10वें वर्ष में ये किया, इन्होंने 11वें वर्ष में ये किया, अपने राज्याभिषेक से, हर चीज को ये राज्याभिषेक से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से घटनाक्रम चलेगा। जो अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में यानी एडिक्ट्स में भी इन्होंने जो लिखा हुआ है अशोक ने, वो इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, कि मेरे शासन के 8 वर्ष के बाद या 9वें वर्ष में मैंने कलिंग की लड़ाई लड़ी अपने राज्याभिषेक के। हाँ, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में मैंने कलिंग की लड़ाई लड़ी, वो बोलेंगे। यानी राज्याभिषेक का टाइम ये है, और बताएंगे कि 261 बीसी में। हाँ, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि 269 में अगर इनका राज्याभिषेक हुआ तो 261 में कलिंग की लड़ाई हुई होगी। तो ये अपने हर चीज को राज्याभिषेक से जोड़ेंगे, ये समझने वाली बात है। अब आइए यहां पर देखते हैं। मैंने बताया कि ये जो टाइम पीरियड है, देखिए वैसे तो बिंदुसार के बाद ही ये टाइम पीरियड शुरू हो जाता है अशोक का, 273 टू 232 में डेथ हो जाएगी अशोक की। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये बताया कि जरूर सत्ता के बीच संघर्ष रहा होगा। देखिए जो श्रीलंकन टेक्स्ट है, ठीक है, ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। इसमें यह कहा गया है, ध्यान रखना है आपको, दीपवंश और महावंश, जिसमें कहा गया है कि अशोक ने अपने 99
भाइयों की हत्या की। अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। कहां कहा गया है? दीपवंश और महावंश में। ठीक है, वैसे ही एक तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क है लामा तारानाथ। ठीक है, इनका कहना है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज अंतर आ रहा है। दीपवंश महावंश में कहा गया कि 99 भाइयों की हत्या की, लामा तारानाथ ने कहा कि 6 भाइयों की हत्या की। ठीक है, लेकिन अशोक का एक 5वां अभिलेख है, 5th रॉक एडिक्ट, जो कि मेजर है, यानी कि मेजर का मतलब वृहत शिलालेख है ये। 5th रॉक एडिक्ट, मैंने बताया था ना कि अशोक के जो वृहत शिलालेख हैं और लघु शिलालेख भी हैं। वृहत शिलालेख में 14 बातें हैं, ठीक है ना, यानी कि वृहत शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स पे 14 बातें हैं। उसी का ये 5वां जो अभिलेख है, उसी में 5वीं बात जो कही गई है। तो 5वीं बात में ये बात इंक्लूडेड है कि आई एम लिविंग विद माय फैमिली एंड ब्रदर्स। उसमें अशोक कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ और भाइयों के साथ रह रहा हूं। ठीक है, 5th रॉक एडिक्ट में, 5वें वृहत शिलालेख में, मेजर मैंने लिख दिया है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ रह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर दीपवंश और महावंश में ये बात कही जा रही है, लामा तारानाथ दीप और वंश और महावंश कह रहे हैं कि 99 भाइयों की हत्या की, जबकि लामा तारानाथ कह रहे हैं कि 6 ही भाइयों की हत्या की। हाँ, जबकि ये कह रहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ रह रहा हूं। 100 भाई ही थे, 99 को उसने मार दिया, तो फिर ये 6 कहां से आ गए? और फिर यहां पर ये अपने 5वें शिलालेख में कैसे कह रहा है कि मैं अपने परिवार और भाइयों के साथ रह रहा हूं? यानी कि कुछ ना कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो भी हो, हमें इससे नहीं मतलब है। हम इन बातों को याद रखेंगे कि दीप और वंश और महावंश में क्या कहा गया। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं श्रीलंका के। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये श्रीलंका के, सिंगली देश या श्रीलंका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। लामा तारानाथ को याद रखना है कि लामा तारानाथ ने कहा है कि 6 भाइयों की हत्या की, और 5वें रॉक एडिक्ट में, यानी कि 5th मेजर रॉक एडिक्ट में इन्होंने कहा है कि, मैंने बताया था ना कि ये रॉक एडिक्ट है। जैसे यहां पे मैंने ये बता दिया था आपको कि ऐसे जो शिलालेख है मेजर, उसमें 14 बातें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और हर जगह समान बातें हैं, केवल धौली और जौगढ़ को छोड़कर, जो कि उड़ीसा में है। अशोक के शिलालेखों को यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स को, वृहत शिलालेखों को याद करने का मैंने एक ट्रिक भी बताया था। मैंने एक सेंटेंस बताया था, फनी टाइप है ये। शाम को जो सोए गधा। देखिए, अब शाह से शाहबाजगढ़ी, मौ से मानसेहरा, ये दोनों जो हैं ये आपको पाकिस्तान में है और यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बाकी सब पे होगा ब्राह्मणी लिपि का। ठीक है, शाह से शाहबाजगढ़ी, मौ से मानसेहरा, को से कालसी देहरादून, जो से जौगढ़ जो कि उड़ीसा में है, सो से सोपाड़ा महाराष्ट्र में, ए से एरागुड़ी करनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ग से गिरनार गुजरात में। ठीक है, और ध से धौली। ठीक है ना, तो ये 8 जगह पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पे अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट या कहें मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन या कहें वृहत शिलालेख ये हैं। तो मैंने याद करने का तरीका भी आपको पिछले जब मैं ये पढ़ा रहा था वृहत शिलालेखों को, वहां पे मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इतनी बातें हमने जान ली अशोक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ अदर पॉइंट्स को देखेंगे। तो जो पॉइंट्स हम देखेंगे वो मैं लिख देता हूं, ये सारा मैं मिटाता हूं, सिर्फ अशोक को रहने दूंगा यहां पर। ठीक है, तो यहां सारा मिटा के फिर हम अशोक को रहने देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अशोक के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोग इकट्ठा करते हैं। देखिए अशोका, यहाँ पे मैं अशोका लिख देता हूं और फिर यहीं से हम इंफॉर्मेशन लेंगे अशोका। ठीक है, समय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं समय। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो यहां पे हम पॉइंट उठाएंगे, कुछ नाम है अशोक के,
उन नामों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ नेम्स होंगे अभिलेखों में, उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें होगा फैमिली के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, परिवार के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली के बाद इसके इंडिविजुअल कुछ रिलीजन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले कहा जाता है कि ये ब्राह्मण धर्म को भी मानता था, और शैवाइट के बारे में मेरा कल्हड़ की राज तरंगिणी में कहा गया कि शैवाइट विधायन शैव धर्म को भी कभी माना करता था। तो कुछ इसके रिलीजन को देखेंगे, धर्म को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कलिंग वार को, ठीक है, कलिंगा वार, ठीक है, और कुछ लास्ट में इसके सक्सेसर्स को, यानी इसके बाद जो कुछ शासक आएंगे उनके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये जो अशोक के कुछ नाम हैं। ठीक है, तो देखिए अशोक के नाम के बारे में, अशोक के नाम के बारे में, जैसे कि कुछ जगहों पर अशोक के बारे में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अशोक का नाम आपको दिया गया है पुराणों में, पुराण में, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, पुराण, पुराणों में नाम दिया गया है, या ऐसे लिख लीजिए, इसके नाम है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। ठीक है, और ये नाम कहां है? पुराणों में, पुराण में। ठीक है, दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम, हाँ, देवनाम पिया, ठीक है ना, ये अभिलेखों में है, अभिलेखों में, सामान्यतः अभिलेखों में का मतलब सामान्यतः जो इंस्क्रिप्शन है, हाँ, उनपे देवनाम पिया लिखा गया है अशोक के बारे में। सामान्यतः, ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे और भी है, लेकिन सामान्यतः ये नाम जनरली इस्तेमाल किया गया है। और देवनाम पिया का मतलब क्या होता है? देवनाम पिया का मतलब होता है डियर टू गॉड, ठीक है ना, देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा, देखते रहिएगा। ठीक है, देवताओं का प्यारा। अब इसका मतलब यह है कि अगर देवनाम पिया यहां देवताओं का प्यारा कहा जा रहा है, हाँ, अशोक को अभिलेखों में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि देखिए अशोक तो बौद्ध धर्म को मानता था, हाँ, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट आफ्टर द कलिंगा वार, ठीक है, कलिंग वार के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो देवनाम पिया का मतलब यह है कि अगर यह अभिलेखों में अपने आप को देवनाम पिया कह रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी इसकी आस्था दर्शा रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, देखिए, आस्था मतलब डिवोशन, आस्था हिंदुइज्म में, ठीक है ना। अगर देवनाम पिया कहा जा रहा है, डियर टू गॉड कहा जा रहा है, देवताओं का प्यारा कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका आस्था जो है, इसकी जो आस्था है वो हिंदुइज्म में भी, हाँ, इससे झलकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, कुछ और नाम मिलेंगे आपको, हाँ, आपको शिलालेखों में, ठीक है ना, लघु शिलालेखों में खासकर, ठीक है, आपको अगर मैं कहूं कि माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि लघु शिलालेखों में, लघु शिलालेखों में, तो लघु शिलालेखों में भी अशोक के कुछ नाम हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि लघु शिलालेख अगर देखें तो पहली बात यहां देखिएगा, मास्की कर्नाटक में है, हाँ, ब्रह्मगिरी पढ़ा चुका हूं मैं, लघु शिलालेख इसका है कहां पे? ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में है,
ठीक है। नेत्तूर, नेत्तूर भी कर्नाटक में है, ठीक है। और गुर्जरा, गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा। तो मास्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर और गुर्जरा, यहां पे इन अभिलेखों में, ठीक है, अशोक को कहा गया है इन सारे में, ठीक है। ये ऐसे लिखिए इसको, माइनर, इसमें आपको नेत्तूर, मास्की और आपको ये कहा गया है, आपको अशोक नाम दिया गया है, ठीक है। यहां पे देवनाम क्रिया नहीं कहा गया है, तो यहां पे कहा गया है अशोका, अशोका, ठीक है ना। कहां पे देखिए, माइनर रॉक एडिक्ट्स, अशोका कहा गया है कहां पे, मास्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर और गुर्जरा में अशोक कहा गया। यहां पे इन लघु शिलालेखों में अशोक को अशोक ही कहा गया है। ये आपके लिए सवाल बनता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है, ठीक है ना। तो मास्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर और गुर्जरा, गुर्जरा सिर्फ एमपी में है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों यहां से लेके यहां तक, ये है कर्नाटका, ये तीनों है कर्नाटका, मैं बता चुका हूं वैसे फिर भी। और ये जो है, ये है एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा देखिए, माइनर रॉक एडिक्ट्स में यहां पर, ये मैंने गलत तरीके से लिख दिया लग रहा है, इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है ना, तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे लिखने के लिए। देखिए पहली बात, देखिए माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोका कहा गया है, अशोका। तो कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स हैं, ये है मास्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर और गुर्जरा, ठीक है। ये तीन जो हैं, ये कर्नाटका और ये जो है ये एमपी में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में। तो एक तो माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी लघु शिलालेखों में अशोक को अशोक कहा गया है, अशोक ही कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये हो गया माइनर शिलालेखों में आपको अशोक को अशोक कहा गया। उसके बाद अगर आप देखें कि भब्रू बैराट, ठीक है ना, मैं यहां पे आपको भब्रू बैराट राजस्थान का आइडिया तो आपको होगा ही कहां पे है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। देखिए मैं यहां पे एक छोटा सा मैप बना देता हूं, अगर भारत का मैप बना दूं, ठीक है ना। लास्ट में तो मैप बनाना ही है, बट एक समझने के लिए, ये ठीक है। देखिए ये राजस्थान वाला जो पार्ट है, यहां पे पड़ेगा भब्रू बैराट, ठीक है। कर्नाटका में आ जाएगा ये तीनों, मास्की, हाँ, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर, ये कर्नाटका में आ जाएगा, ठीक है। और गुर्जरा जो है ये एमपी में आ जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो यहां पर आपको भब्रू बैराट, यहां पे राजस्थान में भब्रू बैराट, मैं हिंदी में ही लिखता हूं क्योंकि भब्रू बैराट, ये जो लघु शिलालेख है, यहां पे अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और यहां पर एक चीज की और चर्चा है, ठीक है ना, प्रियदर्शी कहा गया अशोक को, अशोक का नाम देखिए नेम में है ना, तो प्रियदर्शी कहा गया है। और यहां पे बीडीएस यानी कि बुद्धा, धम्मा और संघा, बीडीएस की चर्चा है, ठीक है। फिर एक और है जो मास्की, यहां भी है, कर्नाटका में ही है मास्की में कहा गया है
बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक और पन गरुड़िया, पन गरुड़िया लिख देता हूं, देखिए नाम में पन गुरड़िया, थोड़ा बहुत पन गुरड़िया, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पन गुरड़िया में एक चीज और कहा गया, भभरू बैराट में, मास्की में प्रियदर्शी भी कहा गया, और भभरू बैराट में इनको भभरू बैराट में महाराजा धीराज या मगधा धीराज, देखिए एक चीज और है, प्रियदर्शी भी कहा गया है, ये मैं मिटा देता हूं, मगधा धीराज भी कहा गया है, ये देखिए छूट गया है, धीराज भी कहा गया, ठीक है। और ये मैं मिटा देता हूं, हाँ पनगरुड़िया एमपी में है यही, तो ये मैं मिटा देता हूं ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास। लोकेशन तो आप समझ ही लिए, मगधा धीराज या मगध का राजा, मगध का राजा, ठीक है, मगध का राजा। पन गुरड़िया में कहा गया है महाराजा धीराज, पन गुरड़िया में कहा गया है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया, कुछ नाम के बारे में चर्चा की थी अशोक के, तो यहां पर आप याद रखिए, ठीक है, यहां पर जो आप याद रखेंगे, अशोक वर्धन कहा गया, अगर पूछा जाए पुराणों में, देवनाम पिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः कहा गया है, जनरली इन द इंस्क्रिप्शन, जनरली इन द एडिक्ट्स, अशोका इज कॉल्ड देवनाम पिया, ठीक है, देवनाम पिया यानी कि डियर टू गॉड, डियर टू गॉड मींस देवताओं का प्यारा, ठीक है, देवताओं का प्यारा। तो ये क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं अशोक की आस्था को शो कर रहा है हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू धर्म में, ठीक है, आस्था तो शो कर रहा है, हालांकि वो बौद्ध था, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी लघु शिलालेखों में अशोक के नाम मिलेंगे, किन किन लघु शिलालेखों में अशोक नाम मिलेगा, मास्की में, ब्रह्मगिरी में, नेतुर में और गुर्जरा में, ठीक है। मास्की, ब्रह्मगिरी, नेतुर और गुर्जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पीसीएस ओसीएस पूछ देता है, ठीक है। तो ये कर्नाटका में है, ये तीन मास्की, ब्रह्मगिरी और नेतुर कर्नाटका में है, जबकि गुर्जरा एमपी में है। तो ये चार जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक ही है, ठीक है। उसी तरह से राजस्थान में है भभरू बैराट, तो भभरू बैराट अभिलेख में प्रियदर्शी भी कहा गया है अशोक को, मगधा धीराज भी कहा गया है, मगध का राजा भी कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज की और चर्चा है, बुद्ध, धम्म और संघ, नाम तो नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा कहां की गई है, किस शिलालेख में की गई है, किस रॉक एडिक्ट में की गई है, अगर आ जाए तो बीडीएस की चर्चा जो है वो भभरू बैराट अभिलेख में है, ठीक है ना, बीडीएस की चर्चा भभरू बैराट अभिलेख में है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, भभरू बैराट अभिलेख में बीडीएस की चर्चा की गई है। उसके बाद मास्की में बुद्ध शाक कहा गया है, कहा गया है अशोक का नाम बुद्ध शाक, मास्की के अभिलेख में, मास्की लघु शिलालेख में या मास्की माइनर रॉक एडिक्ट्स में, ठीक है। और पन गरुड़िया जो एमपी में है उसमें अशोक को महाराजा धीराज कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, यहां सामान्यतः मैंने लिखा है, जनरली अभिलेखों में देवनाम पिया कहा गया है, अदरवाइज कुछ और नाम है, जैसे कि अशोक का नाम इनमें कहा गया है, ठीक है। भभरू बैराट में प्रियदर्शी भी कहा गया है, मगधा धीराज भी कहा गया है, मगध का राजा भी कहा गया है, मास्की में बुद्ध शाक भी कहा गया है और पन गरुड़िया में महाराजा धीराज भी कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हमने कर लिया, तो ये मिटाकर अब फिर हम फैमिली की तरफ बढ़ेंगे अशोक के। तो यहां मैं मिटा रहा हूं और हम बढ़ते हैं फैमिली की तरफ, ठीक है। आइए फैमिली को देखते हैं। यहां पर फैमिली देखिए, अगर परिवार की हम बात करें, ठीक है, तो देखिएगा यहां से फादर यानी पिता, ऑब्वियसली मैंने बता दिया है बिंदुसार, ठीक है। दूसरे जो है मदर, देखिए इनके मदर का नाम कई नाम मिलेगा, ठीक है ना। इनकी मदर एक ही है, ये मत समझिएगा, धम्मा, ये एक ही लेडी है, धम्मा, ठीक है ना, धम्मा। उसके बाद नाम मिलेगा पासादी का, हिंदी में लिख देता हूं ताकि
दिक्कत ना हो, धम्मा। अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखिएगा, पासादिका, ठीक है, सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। 3 नाम मिलेंगे, एक ही लेडी के नाम है, इनके मदर के नाम है, ये अलग अलग लेडी नहीं है, ठीक है ना, ये अलग अलग लेडी नहीं है, क्योंकि महाबोधि वंश, महाबोधि वंश जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें कहा गया है इनकी मां का नाम महाबोधि वंश में मिलेगा धम्मा, ठीक है। और उसके अलावा आपको पासादिका मिलेगा, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है, दिव्य दान में मिलेगा। सुभद्रांगी मिलेगा आपको, सुभद्रांगी अशोकावदान माला में, ठीक है, ये भी आपको अशोकावदान माला नाम है, बस इसको अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मदर, ये तीनों एक ही लेडी हैं, ठीक है। महाबोधि वंश में इनकी मां को धम्मा कहा गया, दिव्यदान में इनकी मां को पासादिका कहा गया, और अशोकावदान माला में इनकी मां को सुभद्रांगी कहा गया, ठीक है। और सुबह एक राइटर हैं स्मिथ, इन्होंने भी सुभद्रांगी कहा है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी वाइफ, पत्नियां, ठीक है, वाइफ। अब कई वाइफ है, ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखता हूं मैं, वाइफ्स, पत्नियां, ठीक है। सिंगल ही लिखिए, कहीं बच्चे कंफ्यूज ना कर जाए, मैंने प्लूरल में लिख दिया ना, पत्नी, पत्नियां या पत्नी जो भी लिख लीजिए। देखिए, एक है असंधि मित्रा, असंधि मित्रा। अब ये जो रानी, यही पटरानी है, यानी मेन क्वीन, पटरानी, हाँ, राजाओं की मेन क्वीन एक पटरानी भी होती थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, असंधि मित्रा, ठीक है। असंधि मित्रा के बाद आपको महादेवी, महादेवी, महादेवी मदर थी किसकी? इनके बेटे थे महेंद्र, अशोक के, और संघमित्रा, संघमित्रा, यही दोनों श्रीलंका जाते हैं, बाद में अशोक भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद तिष्यरक्षिता, बहुत सवाल यहां से बनेंगे। तिष्यरक्षिता, देखिए, तिष्यरक्षिता, तिष्यरक्षिता, ये तो एक समझिएगा बौद्ध विरोधी थी, बौद्ध विरोधी थी, हाँ। और ये बेसिकली हिंदू थी, ठीक है ना, हिंदू धर्म को सनातन धर्म को, हाँ, ये सनातन धर्म को मानती थी, सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानती थी। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, इन्होंने बोधि वृक्ष को जला दिया था, कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को, हाँ, नष्ट कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉयड द बोधि वृक्ष, और कटवा दिया बोधि वृक्ष, कटवाने वाली थी क्योंकि बौद्ध विरोधी थी। उसके बाद इनके बारे में सती की भी जानकारी मिलती है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं कि इनकी कौन सी ऐसी वाइफ थी जो कि बौद्ध विरोधी थी, तो तिष्यरक्षिता का नाम आएगा। या वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने बोधि वृक्ष कटवा दिया, तो तिष्यरक्षिता। या सती कौन हुई थी, तो तिष्यरक्षिता, हाँ, एक तो ये हो गया। उसके बाद समझिएगा, तिष्यरक्षिता, और तिष्यरक्षिता के बाद एक और पत्नी है इनकी,
यहाँ लिखता हूं मैं, एक पत्नी यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए पद्मावती, पद्मावती, ठीक है। और पद्मावती के बाद हाँ किस रक्षिता महादेवी, हाँ और कारुआकी, कारुआकी। देखिए कारुआकी के नाम से मैंने बताया था, इनका बेटा है तीवर, ठीक है ना, तीवर कारुआकी का बेटा है। और इनके नाम से एक मेजर पिलर एडिक्ट है, यानी कि वृहत स्तंभ लेख है। मैंने बताया था ना, जिसमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, हाँ लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, उसी में हमने एक और वृहत स्तंभ लेख यानी मेजर पिलर एडिक्ट को पढ़ा था, जिसका नाम है कौशाम्बी पिलर एडिक्ट या प्रयाग पिलर एडिक्ट, ठीक है ना, प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख इन्हीं को डेडिकेटेड है। और देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, इसी को या कौशाम्बी भी आप इसको कह लीजिए, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये कारुआकी के लिए है, और इसीलिए कारुआकी के डोनेशन देने की बात है, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रयाग स्तंभ लेख को। मैंने बताया भी था रानी का अभिलेख, यानी कि क्वीन एडिक्ट, अंग्रेजी में क्वीन एडिक्ट कहा जाएगा, ठीक है। इनका बेटा है तीवर, इनका बेटा है तीवर, और इनका बेटा है कुणाल, ठीक है ना। इनका बेटा पद्मावती का बेटा है कुणाल, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पे, यहां पे हो गया ना फादर मदर, और यहीं पे अगर मैं आगे, ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा जगह में यहीं पे कौशाम्बी आप लिख लीजिएगा, और यहां पे देखिए इनके बेटे कितने हैं भाई, 4 बेटे थे सन। तो मैं लिख देता हूं सन कौन कौन है भाई। एक तो है महेंद्र, ये जो महेंद्र हमने बताया, महेंद्र, फिर आपको महेंद्र के बाद कुणाल, फिर यहां मैं लाइन से लिख देता हूं ताकि ये दिक्कत ना हो। सन ऐसे लिख देता हूं, देखिए सन यहां पे लिखता हूं, सक्सेसर ये मैं बाद में लिख दूंगा, सक्सेसर ये पॉइंट तो आपने लिख ही लिया है ना, ठीक है ना। यहां पे स्पेस बना लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए सन यहां पे कर लीजिए, सन देखिए, एक तो आ जाएगा महेंद्र, श्रीलंका गया था संघमित्रा के साथ, अपनी बहन के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कुणाल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा महेंद्र, कुणाल, तीवर और जालौक। जालौक को कश्मीर का गवर्नर बनाया था अशोक ने, या कहें राज्यपाल बनाया था या शासक बनाया था। किसको, जालौक को। कश्मीर जो है ना, कश्मीर जो जगह है श्रीनगर, उसको बसाने वाला कौन है, अशोक ही है, ठीक है। और पाकिस्तान मांग करता है, डिमांड करता है कश्मीर का, बताइए। ये अशोक का बसाया हुआ है, जहां पे जालौक को अशोक ने बनाया था शासक या राज्यपाल या उपराज्यपाल, जो भी कहे, अभी हम लिखेंगे इसको, अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद डॉटर, सन्स,
डॉटर, पुत्र और पुत्रियां, ठीक है। तो दो हैं, एक है संघमित्रा और दूसरी हो जाएगी चारुमती, ठीक है ना। संघमित्रा, चारुमती। देखिए नाम मैंने सब हिंदी में इसलिए लिख दिया है ना कि अंग्रेजी वाला भी नाम में क्या करना है वैसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है ना। यहां देखिए फिर से हम देख लेते हैं। फादर बिंदुसार, पूरे परिवार के बारे में हम देख रहे हैं। फादर बिंदुसार आपको याद ही है। मदर का नाम आप याद रखिएगा, कहीं आ जाएगी क्या, तीनों एक ही लेडी का नाम है। हाँ, धम्मा, पासादिका या सुभद्रांगी, तीनों नाम है। अशोक की मां का महाबोधि वंश में धम्मा कहा गया है, दिव्यदान में पासादिका कहा गया है, अशोकावदान में सुभद्रांगी कहा गया है। स्मिथ एक राइटर है, उन्होंने भी सुभद्रांगी कहा है। तो ये बात है। वाइफ, पत्नी की बात है, पत्नियों की बात है। असंधिमित्रा, ये मेन क्वीन यानी कि पटरानी। महादेवी, जिनके बच्चे हैं महेंद्र और संघमित्रा, देखिए एक बेटा महेंद्र और एक बेटी संघमित्रा, ये महादेवी की बेटी हैं। तिस्रक्षिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध विरोधी थी, हाँ, सनातन धर्म को मानती थी। बोधि वृक्ष इसने कटवा दिया था। तो अब से अगर पूछा जाए कि वो कौन सी पत्नी थी, हाँ, अशोक की, जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया, तो आप कहेंगे तिस्रक्षिता। और इसके बारे में सती के भी प्रमाण मिलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक की कौन सी पत्नी के बारे में सती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो तिस्रक्षिता इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पद्मावती, जिनका बेटा है कुणाल, ठीक है, पद्मावती जिनका बेटा है कुणाल, और कारुवाकी जिनका बेटा है तीवर, ये तीवर, ठीक है ना, यहां लिख दिया है मैंने। कारुवाकी की चर्चा प्रयाग स्तंभ लेख में है, हाँ, इसलिए कारुवाकी को प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी, इसी को कौशाम्बी, प्रयाग और कौशाम्बी एक ही है ना, हाँ, प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभ लेख या प्रयाग या कौशाम्बी पिलर, आप उसको पिलर एडिक्ट कहेंगे तो, या पिलर इंस्क्रिप्शन कहेंगे, ठीक है ना। ये मेजर है, प्रयाग जो है ना मेजर है, ये प्रयाग स्तंभ मेजर है, यानी कि वृहत स्तंभ लेख, ठीक है ना। मेजर मतलब वृहत स्तंभ लेख। इसी को प्रयाग स्तंभ लेख को कारुवाकी की वजह से प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है या क्वीन एडिक्ट कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता है या क्वीन एडिक्ट कहा जाता है, याद कीजिए, रानी का अभिलेख कहा जाता है या क्वीन एडिक्ट कहा जाता है। किसे? प्रयाग या कौशाम्बी पिलर एडिक्ट को, या प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभ लेख को, या प्रयाग या कौशाम्बी पिलर इंस्क्रिप्शन को, कुछ भी आ जाए। और ये क्या है? मेजर है। दिल्ली टोपड़ा मैंने बताया था, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज, रामपुरवा, उसके साथ ये प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में मैंने बताया था, सारे मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद 4 सन की चर्चा हमने कर ही ली, महेंद्र, कुणाल, तीवर और जालौक, ठीक है। जालौक को श्रीनगर का शासक बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा, ठीक है। और डॉटर्स यानी कि पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती, ठीक है। संघमित्रा महेंद्र की बहन पद्मावती से, और दोनों श्रीलंका जाएंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलीजन, कुछ उसके धर्म के बारे में। शुरुआती दौर में कहा जाता है अशोका वाज ए ब्राह्मण, ठीक है ना, एंड ही प्रोवाइडेड फूड आइए देखते हैं अब तीसरे पॉइंट को, रिलीजन को, यानी कि अशोक के धर्म के बारे में हम जानेंगे, रिलीजन के बारे में। ऐसे तो जानते हैं कि बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था कलिंग वार के बाद, लेकिन ये कहा जाता है कि ही वॉज ए ब्राह्मण इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना। एंड एवरी डे
ही प्रोवाइडेड फूड फॉर 60,000 पीपल। 60,000 लोगों को प्रतिदिन वो खाना खिलाता था। ये हम देखते हैं, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस जानकारी कहां से मिलेगी? दो जानकारियां इसके धर्म के बारे में मिलेगी। एक मिलेगा महावंश से, महावंश जो कि श्रीलंका का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है महावंश। इससे जानकारी कुछ मिलती है। क्या जानकारी मिलती है महावंश से? कि पहली बात देखिएगा, इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, इनिशियल स्टेज, अशोक जो था ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण, ठीक है। दो जगह से मिलेगी। और एक जानकारी आपको मिलेगी कल्हड़ के राजतरंगिणी से, महावंश और कल्हड़ के राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी, कल्हड़, राजतरंगिणी, ये कल्हड़ का लिखा हुआ है, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे। दो सोर्सेज हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ अशोका वॉज ए ब्राह्मण, ठीक है। और जो जानकारी है एवरी डे ही provided food for 60,000 people। 60,000 लोगों को प्रतिदिन वो खाना खिलाता था, ठीक है ना। एवरी डे ही प्रोवाइडेड फूड फॉर 60,000 पीपल, मतलब प्रतिदिन वो 60,000 लोगों को खाना खिलाता था। इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, मतलब जीवन के प्रारंभ में अशोक एक ब्राह्मण था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कहां से जानकारी मिलती है? महावंश से, ठीक है। उसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी। देखिए महावंश से ही ये जानकारी मिलती है कि ये जो है अशोक, ये बुद्धिस्ट बनेगा, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाएगा, ठीक है। 3 लोगों के प्रभाव में। एक तो निग्रोथ, देखिए हिंदी में लिखता हूं निग्रोथ। निग्रोथ कौन था? निग्रोथ जो है ये अशोक के बड़े भाई सुशीम का ही बेटा था। एक दिन घर की छत से, महल के छत से उसने निग्रोथ को देखा था कि वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ था। तो कहा जाता है कि निग्रोथ ने आस्था जगाई। निग्रोथ को देखकर अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था जगी, ठीक है। दूसरा जो प्रभाव है, दूसरा प्रभाव था इनका मोगलीपुत्र तिष्ठ, मोगलीपुत्र तिष्ठ, ठीक है ना। इन्हीं के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है ना। देखिए it became a Buddhist अंडर, देखिए ऐसे लिख दीजिए, became a Buddhist under his influence। इसी के इन्फ्लुएंस से, इन्हीं के इन्फ्लुएंस से ये बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। कौन? अशोक। और अशोक जो है, देखिए इन्हीं के इन्फ्लुएंस में, कहने पे इन्हीं के इन्फ्लुएंस से ये तीसरी बौद्ध संगति भी करवाते हैं, ठीक है। थर्ड बौद्ध संगति, ठीक है, जिसके चेयरमैन मोगलीपुत्र तिष्ठ ही होते हैं। थर्ड बौद्ध संगति होती है, ठीक है, आपको वहां पे पाटलिपुत्र में।
और उस समय शासक कौन है? अशोक है। मैंने बताया था ना 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है, और मैंने तरीका भी बताया था, आज कल आनंद करो। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति, या उसको आप बुद्धिस्ट काउंसिल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो कालाशोक के समय में। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो होती है अशोक के समय में, ठीक है। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो होगी वो होगी कनिष्क, कुषाण शासक आएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पे। तो उसी में ये मोगली पुत्र तिष्य जो हैं ये अध्यक्ष होते हैं तीसरे बौद्ध संगति की, हाँ, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है। हमने ट्रिक भी बताया था, आजकल आनंद करो, यानी कि कौन कौन से शासक हैं? रावपाक, पहला रावपाक, ये वेन्यू है, यानी किस किस जगह पे हुआ है? रा से आपको राजगिरी, या राजगिरी में पहला हुआ, ठीक है। व से राव, व से वैशाली, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या दूसरी बौद्ध संगीति। और पा से पाटलिपुत्र अशोक के समय, और क से कुंडलवन कश्मीर कुषाण शासक कनिष्क के समय में, ठीक है ना। तो ये जो है इन्हीं के समय, मोगली पुत्र तिष्य के समय ही तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अशोक इनके कहने पे ही अशोक करवाएगा, और अशोक उस समय शासक होता है। तो देखिए यहां लिख सकते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां पे हुआ? ठीक है, और इसका वेन्यू क्या था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, ऐसे मैं लिख देता हूं, पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है। तीसरा जो है एक व्यक्ति, हाँ, वो हो जाएगा एक और, एक तो निग्रोथ हो गया, एक मोगलीपुत्र तिष्य हो गए, और तीसरा है उपगुप्त। देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, उपगुप्त, ठीक है, ठीक है। ही मेड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म, मतलब दीक्षा दी एक तरह से, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। एक जो दीक्षा का मतलब रिचुअल्स, जिसमें कि बौद्ध धर्म लोग अडॉप्ट करेंगे, कोई रिचुअल कराएगा ना, तो वो दीक्षा किन्होंने दिलवाई? बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई उपगुप्त ने। तो 3 लोगों का यहाँ पे देखिए नाम आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महावंश से जो बातें हमें पता चलती है कि इनिशियली जो अशोक है वो ब्राह्मण है, अपने प्रारंभिक जीवन में, या आप कह रहे इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ अशोका वाज ए ब्राह्मण। ये महावंश से पता चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महावंश से। ये महावंश एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दीपवंश महावंश दोनों जो है श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। एवरी डे ही प्रोवाइडेड फूड फॉर 60,000 पीपल, यानी कि प्रतिदिन वो 60,000 लोगों को भोजन कराता था। अच्छा, बुद्धिस्ट बना तो पहला नाम आता है निग्रोथ से आस्था जगी। निग्रोथ इसका भतीजा है, ठीक है ना, बड़े भाई सुशील का बेटा है ये। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसको अशोक अपने राजमहल के छत से देखता है कि ये दीक्षा मांगने निकल रहा है, तो उससे इंप्रेस होता है और आस्था जगती है बौद्ध धर्म के प्रति। तो 3 लोगों का हाथ कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने में अशोक का रहा, अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने में 3 लोगों का हाथ रहा। निग्रोथ से आस्था जगी। मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में उसने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म अपनाया, बिकेम ए बुद्धिस्ट अंडर हिज इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव में। और मोगली पुत्र तिष्य के अध्यक्षता में ही तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय में होती है पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
मोगलीपुत्र तिष्य याद रखना है। हाँ, और चेयरमैन है मोगलीपुत्र तिष्य। हाँ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, जो कि पाटलिपुत्र में होता है। अशोका उस समय शासक है। तीसरे व्यक्ति हैं उपगुप्त, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, यानी कि वो रिचुअल करवाया जिसके तहत बौद्ध धर्म अपनाया गया। रिचुअल जो कराया जाएगा अपनाने के लिए धर्म, वो रिचुअल सारा उपगुप्त ने करवाया। तो 3 लोगों का हाथ अगर आ जाए कहीं भी कि कौन से 3 लोग थे जिनकी वजह से अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो ये 3 लोग थे। उसके बाद कल्हड़ के राज तरंगिणी से भी कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए, कल्हड़ के राज तरंगिणी से क्या जानकारी मिलती है, देखिए। एक तो जानकारी मिलेगी कि राज तरंगिणी, देखिए एक जानकारी आपको मिलेगी कि पहली बात ये, हाँ, ये एक शिव धर्म शैवाइट था, शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी, यानी कि ही वाज ए, अशोका वाज ए शैवाइट। इसका पता कहां से चलता है, राज तरंगिणी से। शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि इसका पता कहां से चलता है, राज तरंगिणी से। हाँ, अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ शैव रिलीजन। हाँ, तो इससे इसका पता कहां से चलेगा, तो राज तरंगिणी से। राज तरंगिणी लिखा किसने है, कल्हड़ है, कल्हड़ का लिखा हुआ है, कई बार मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो एक तो ये पता चलेगा, और देखिए इससे ये पता चलता है, राज तरंगिणी से 3 बातें पता चलेगी और भी। जैसे देखिए, ये राज तरंगिणी से और क्या पता चलता है, देखिए इसने कहा जाता है, कल्हड़ के राज तरंगिणी से इसने एक टेम्पल बनवाया, शिव मंदिर, ठीक है ना। कहां बनवाया, कश्मीर में। अशोक ने कश्मीर में, देखिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कश्मीर में एक शिव मंदिर बनवाया। दूसरी बात देखिए, फाउंडेड श्रीनगर बसाया। श्रीनगर फाउंड किया, और यहां का गवर्नर कहिए, उप गवर्नर कहिए, शासक कहिए, किसे बनाया, अपने बेटे जालौक को। जालौक अशोक का बेटा था, ठीक है, तो ये बनाया। तीसरी बात, विक्ट्री ऑफ नेपाल। और यहां पे नेपाल विक्ट्री करने के बाद नेपाल में इसने कुछ 2 शहर बसाए थे। एक तो लाली पाटन और फाउंडेड सिटीज, ऐसे लिख लीजिएगा, नेपाल में फाउंडेड सिटीज। कौन कौन सी सिटीज, एक तो हो जाएगा आपको लाली पाटन, और दूसरा देवपट्टन, पट्टन या देवपाटन, एक ही नाम है। 2 शहर बसाए। हाँ, ये शहर, सिटीज मतलब शहर,
तो देखिए यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है राजतरंगिणी से, वो भी हमने जान लिया। क्या क्या भाई, तो देखिए कल्हड़ के राजतरंगिणी से ये पता चलता है कि अशोक जो है, अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ शैव रिलीजन। अशोका वाज ए शैवाइट, शैव धर्म को फॉलो करने वाला था। ठीक है, और इसी राजतरंगिणी से कुछ और बातें पता चलती है कि इसने शिव मंदिर बनाया, शिवा टेम्पल, कहां पे? कश्मीर में। श्रीनगर सिटी जो है ये भी बसाने वाला अशोक है। बताइए, पाकिस्तान आज बात कर रहा है कि श्रीनगर और कश्मीर को लेके वो बहुत ज्यादा हाइपर रहता है पाकिस्तान, और श्रीनगर बसाया किसका हुआ है? अशोक का। ठीक है, तो श्रीनगर जो है वो अशोक ने बसाया, और वहां का गवर्नर, कहीं गवर्नर देता है, कहीं मतलब राज्यपाल देता है, कहीं उपराज्यपाल देता है, कहीं शासक देता है, जो भी है, जालौक को बनाया वहां का गवर्नर। ठीक है, और नेपाल की विक्ट्री की थी, इसकी भी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी याद रखिएगा, राजतरंगिणी किसका है? कल्हड़ का। ठीक है ना, और यहां पे उसने नेपाल जीतने के बाद 2 शहर, 2 सिटीज, कौन सा सिटी? एक तो लालीपाटन और दूसरा देवपट्टन, देवपट्टन या देवपाटन, 2 शहर बसा दिया। तो देखिए महावंश और राजतरंगिणी 2 सोर्सेज हैं जहां से हमें अशोक के धर्म के बारे में कुछ पता चलता है, और इस धर्म के तहत उसने क्या क्या काम करा है। देखिए ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, आपको कश्मीर किसने बसाए, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपाल में कौन कौन से शहर बसाए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जालौक को कहां का बनाया उसने? गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और इन सब की जानकारी, अशोक एक शैवाइट था, अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ शैव रिलीजन, शैव धर्म। अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ शैव धर्म, अशोका वाज ए शैवाइट। फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? फ्रॉम राजतरंगिणी कल्हड़, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये बड़ी बात है। और महावंश से जो जो जानकारी मिलती है, महावंश से एक तो वो ब्राह्मण था इनिशियल स्टेज में, तो वो आपने देख लिया। उसके बाद ये 3 लोगों के प्रभाव से ये बौद्ध धर्म अपनाता है। एक निग्रोथ है जिससे आस्था जगती है, मोगलीपुत्र तिष्ट के प्रभाव से वो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, और उपगुप्त जो है जो उसको अशोक को दीक्षा दिलवाता है। तो ये हमने देख लिया रिलीजन के बारे में भी, धर्म के बारे में भी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट अपना कौन सा। हमारा अगला पॉइंट होगा कलिंग वार। आइए अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी चौथा पॉइंट क्या था? कलिंग वार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलिंगा वार। कलिंग वार, ठीक है, कलिंग वार। देखिए कलिंग वार, कलिंग वार के लिए हम यहां पर एक चाहें तो एक मैप भी बना ले, ठीक है ना, ताकि अभी आसानी होगी हमें समझने में। ठीक है, अब आइए मैंने मैप बना दिया है, ताकि आपको कुछ पता चल जाए। देखिए यही कलिंग है, कलिंग यही है, ठीक है ना, ये कलिंग है, उड़ीसा, आज का उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए अशोक के कलिंग वार के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। देखिए कलिंग वार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जानकारी आपको मिलेगी 13th मेजर रॉक एडिक्ट से, 13वें बृहद शिलालेख से कलिंग वार के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इसमें अशोक क्या कहता है? अशोक कहता है कि
उसने कब लड़ाई लड़ी? अपने 269 में उसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है, अशोक का। तो हमेशा मैंने बताया था ना कि वो क्या बताएगा? अपने राज्याभिषेक से जुड़ेगा, अपने राज्याभिषेक के, यानी ये राज्याभिषेक का टाइम है, हाँ, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में, ठीक है। 269 बीसी इसके राज्याभिषेक का समय है, तो ये इसमें बताएगा अपने राज्याभिषेक के, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, हाँ, या 9वें वर्ष में, ठीक है। कलिंग वार के बाद कलिंग वार की जानकारी 13वें बृहत शिलालेख से मिलती है, ठीक है, जिसमें बताता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में, हाँ, वो कलिंग की लड़ाई करता है, ठीक है। और तो इसका समय 9वें वर्ष में क्या होगा? देखिए 269 में इसका राज्याभिषेक होता है, अभी मैंने बताया था 269 बीसी में। तो कलिंग वार कब होगा? कलिंग वार का समय होगा 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग वार का टाइम जो है 261 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखना है। कलिंग वार की जानकारी कहां से मिलती है? 13 मेजर रॉक एडिक्ट, 13वें बृहत शिलालेख से, हाँ, जिसमें वो कहता है कि कलिंग वार जो है उसने कब लड़ी? अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में, यानी 261 बीसी में उसने कलिंग की लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। अब यहां पे जो जानकारी मिलती है 13वें बृहत शिलालेख से, हाँ, तो देखिए अब कलिंग वार की जानकारी यहां से मिलेगी, जिसमें उसने ये कहा। अब कलिंग वार के रीजन को हम जान लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कलिंग वार के बारे में अशोक ने कहां चर्चा की है? तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट में, ठीक है ना। देखिए 13th में जो कलिंग वार है ना, 13th, सिर्फ इसकी चर्चा, देखिए हमने बताया था कि अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट 8 जगहों पे है, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, ठीक है, उसके अलावा क्या है आपको जोगढ़, ठीक है ना, कालसी 4 हो गया, उसके बाद सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, एरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, वो गिरनार गुजरात में है, यहाँ गुजरात में गिरनार है, ठीक है। इसके अलावा आपको गुजरात के अलावा धौली, तो जौगर और धौली दोनों उड़ीसा में है, ठीक है। तो धौली और जोगढ़ में, हाँ, ये बात नहीं है, धौली और जोगढ़ में इसकी चर्चा नहीं है कलिंग युद्ध की। एक बात और जान लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, नो रेफरेंस ऑफ कलिंगा वार इन धौली एंड जोगढ़ मेजर रॉक एडिक्ट्स। देखिए अब यहां पे आप क्लियर हो लीजिए, कलिंग वार की चर्चा कहां होती है? 13th मेजर रॉक एडिक्ट में, 13वें बृहत शिलालेख में, ठीक है। अपने राज्याभिषेक की क्या चर्चा है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या 9वें वर्ष में, यानी कि वो समय है 261 बीसी, क्योंकि राज्याभिषेक का समय मैंने बताया 269 बीसी है, कलिंग की लड़ाई होती है। दूसरी बात, आपको कलिंग वार के बारे में धौली और जोगढ़ दो ऐसे जगह हैं जहां पर ये 13वां मेजर रॉक एडिक्ट जो है, इसकी जगह मैंने बताया था ना कि रॉक्स पे 14 बातें लिखी हुई हैं,
पहली बात, दूसरी बात मैंने अभी भी बताया है, ये रॉक है तो 14 बात, हर 8 जगह में से जो मैंने 8 प्लेसेस बताया है उसमें हर जगह पे 14 बातें हैं। सिर्फ धौली और जोगड़ में ये 1 बात, 2 बात, 3 बात ऐसे करके 14 बात, तो यही अभिलेख हो गया। हाँ, फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि प्रथम बृहत शिलालेख, द्वितीय बृहत शिलालेख, तो ऐसे ही 13वां जो है ना बृहत शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट, उस पे बाकी सब जगह तो चर्चा है कलिंगवार का, सिर्फ धौली और जोगड़ में चर्चा नहीं है। वहां पर 2 अलग बातें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। धौली और जोगड़ में हाँ कलिंगवार की चर्चा नहीं है, बाकी हर जगह पे चर्चा है। 13वां मेजर रॉक एडिक्ट जो हर जगह पे हो वो धौली और जोगड़ में नहीं है, वहां पे अलग बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए कलिंगवार के रीजन को देखते हैं। ठीक है, यहां तो समझ गए। एक तो इसके रीजन को देखेंगे, रीजन, तो रीजन क्या क्या था भाई। एक तो इंपेरियलिज्म, देखिए साम्राज्यवादी प्रवृत्ति होती है, इंपेरियलिज्म की प्रवृत्ति होती है। यानी इंपेरियलिज्म क्या है, लड़ाई करो और राज्य का विस्तार करो, क्षेत्र बढ़ाओ। तो एक तो कारण था इंपेरियलिज्म। ठीक है, दूसरा कारण था अगर हम कलिंग लड़ाई की बात करें कि दक्षिण में साउथ इंडिया में एक्सपेंशन, कहां पे, साउथ इंडिया में इंपेरियलिज्म तो था बढ़ाना, और साउथ इंडिया में अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को मतलब मौर्य डायनेस्टी को साउथ इंडिया में उसका विस्तार करना। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ठीक है, एक्सपेंशन और साउथ इंडिया में क्यों था, देखिए एक बात समझिएगा, यहां पे लैंड और सी यानी वाटर, लैंड और वाटर, लैंड रूट और वाटर रूट का इस्तेमाल हाँ जरूरी था इसके अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए एक तो अगर साउथ इंडिया में जाना चाहते हैं तो एक रास्ता भी मिल जाएगा लैंड का, इधर से साउथ इंडिया में प्रवेश करने का। दूसरा ये जो देखिए आपको इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, तो यहां से आपको बंगाल की खाड़ी में भी आपको इसका इधर के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल हो सकता है व्यापार के लिए और यात्राओं के लिए। तो देखिए 2 चीजें थी, एक तो इंपेरियलिज्म था ही, दूसरा एक्सपेंशन करना था साउथ इंडिया में लैंड और वाटर रूट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और तीसरी बात, आपको यहाँ पे मिनरल्स बहुत थे, जैसे आप देखिए यहाँ क्या क्या था, यहाँ पे था कॉपर यानी तांबा, ठीक है ना, लोहा, आयरन, ठीक है ना, वन की लकड़ियां, ठीक है, और एलिफेंट। देखिए एलिफेंट का हाँ बहुत ज्यादा, एलिफेंट की उस समय बहुत ज्यादा जरूरत होती थी वॉर के लिए, युद्ध के लिए। तो यहां पर क्या क्या था, यहाँ पे आपको कलिंग में आपको कॉपर के अलावा आपको कॉपर और आयरन, ठीक है ना, लोहा, आयरन के बाद आपको और क्या था, वुड, फॉरेस्ट वुड लिख दीजिए, जंगल की लकड़ी या फॉरेस्ट वुड, मैं लिख देता हूं जंगल की लकड़ी, और हाथी या एलिफेंट आप कुछ भी लिख दीजिए। तो ये चीजें उसको मिल जाती। तो देखिए कॉपर है, आयरन है, अस्त्र शस्त्र बनाने में इस्तेमाल, आयरन का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था हाँ भी इससे बहुत ज्यादा सुधारी जा सकती है, जंगल का इस्तेमाल हो सकता है, हाँ लकड़ियां मिलेंगी, उसके बहुत सारे सामान बना के आपको बेचा जा सकता है। हाँ तो इससे भी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लड़ाई में आपको एलिफेंट्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब जरूरी थी आपको
अशोक के लिए, जैसा माना जाता है मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये रीजन थे, ठीक है। रीजन आप कर दीजिए कारण, रीजन मीन्स कारण, कलिंग वार के कारण, ठीक है। देखिए और कलिंग वार का रिजल्ट क्या हुआ। जब कलिंग वार हुआ तो कलिंग वार किसके किसके बीच में हुआ। देखिए इस समय राजा था कलिंग का नंदराज, ध्यान रखिएगा, हाँ नंदराज वहां भी था एक, ठीक है। तो राजा था कलिंग वार जो हुआ था नंदराज, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे उसके बाद रिजल्ट क्या था, रिजल्ट देखिएगा। वन लाख पीपल किल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली अशोक ने जीता था, सबको पता है। 1.5 लाख इंजर्ड, मतलब घायल हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग, इससे भी ज्यादा, हाँ होमलेस हो गए, बेघर हो गए। तो ये सब चीजें थी। बच्चों तक को मार दिया गया, महिलाओं तक को मार दिया गया। देखिए इतना खून खराबा हुआ था इस लड़ाई में। रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट में ऑब्वियसली हमें पता है कि कलिंग का वार अशोक ने जीता था। और ये इतना ज्यादा खून खराबा हुआ, 1 लाख लोग मारे गए, हाँ 1.5 लाख करीब इंजर्ड हुए, इससे भी ज्यादा बेघर हुए। तो इसी के रिजल्ट में इसका मन जो है अशोक का, ये सब खून खराबा देख के अशोक जो है बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गया, ठीक है ना। और उसी के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाने की हाँ सोची। और कहा जाता है कि मतलब उसी के बाद से भेरी घोष की जगह धम्म घोष ने जो है वो भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया। हाँ तो ये बौद्ध धर्म अपना लेगा। अशोका बिकेम ए बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। ऑब्वियस है कि जीता किसने, अशोक ने जीता। लेकिन अब देखिए ये मैं बताऊं, यहां तक हमने लिख लिया, ठीक है। आप एक समझ लीजिए, कलिंग वार की चर्चा है तो कलिंग इसी आपको 13th रॉक एडिक्ट में ही आपको कलिंग वार की चर्चा सारी चीजें मिलेगी 13th रॉक एडिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको इसी से मिल जाए, कलिंग वार इसी 13th रॉक एडिक्ट में इसकी चर्चा मिलेगी। रीजन क्या है, क्या था, हाँ रीजन कलिंग वार का। तो 13th रॉक एडिक्ट में, या आप इसको ना भी लिखे, बस कलिंग वार की चर्चा आप लिखिए। बाकी हम यहाँ तो ऐसा लिख ही दिए कि भाई इसका रीजन क्या था, ठीक है ना, कलिंग वार का रीजन क्या था। एक और बात आपको 13th मेजर रॉक एडिक्ट में मिलेगा, वो अभी हम लिख लेंगे। पहले हमने रीजन लिखा, ठीक है। 1 लाख पीपल जो हैं वो मारे गए, 1.5 लाख इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, ठीक है। और इसके बाद अशोक जो है खून खराबा देखकर अशोक का जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है, वो बहुत द्रवित हो उठता है, इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, उसके बाद वो सोचता है कि नहीं अब लड़ाई अब बहुत हो गया, अब युद्ध नहीं करना, ठीक है ना। तो यही से जो है मौर्य साम्राज्य का जो है विस्तार अब रुक जाएगा, क्योंकि अशोक ने कलिंग की लड़ाई अपने शासन काल में, जब वो शासक बना, तो कलिंग की लड़ाई जो थी उसकी प्रथम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वॉर थी, ठीक है ना। प्रथम और आखिरी बार कलिंग की लड़ाई थी अशोक की, ठीक है। तो ये सब कारण थे, मैंने रीजन भी लिख दिया, रिजल्ट क्या रहा ये भी लिख दिया, ठीक है। तो अब ये बौद्ध धर्म अपना लेगा अशोक, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कलिंग का क्या था, कलिंग के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बातों को। जैसे कि देखिए मैंने बताया था कि जब हम शुरुआती दौर से ही मैं बताते आ रहा हूं कि ये आपको
ये सारा क्षेत्र जो था, पहले अगर देखा जाए तो ये सारा क्षेत्र जो, ये सतलज नदी यहाँ पर थी, सतलज नदी बहती थी, सतलज तक का सारा क्षेत्र जो था ना, ये नंद साम्राज्य था, ठीक है ना, ये नंद साम्राज्य था, ठीक है ना, ये सब नंद साम्राज्य था। इधर बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए तो नंद साम्राज्य था, ठीक है। जब सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई होती है, नहीं पहले तो समझिए कि नंद साम्राज्य था, तो क्या करता चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि ये पहले पंजाब वाला क्षेत्र जीत के, ये तक्षशिला से पंजाब वाला क्षेत्र पे कंट्रोल करके, मैंने बताया था कि प्रवर्तक कोई शासक था जिसे पोरस कहा, उसी प्रवर्तक को पोरस कहा जाता है, तो उसका हेल्प भी मिला था पंजाब के या हिमालय के किसी शासक का कहा जाता है जिसे प्रवर्तक कहा गया है, और यही प्रवर्तक कहा जाता है कि पोरस था। उसके बाद जब इसका हेल्प मिल गया तो इसने टॉपल कर दिया, हाँ डिथ्रोन कर दिया घानानंद को, और ये जो है ये एरिया उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की जब लड़ाई होगी, ये एरिया भी होगा, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की जब लड़ाई होगी तो ये सारा एरिया आपको उसके पास आ जाएगा, किसके पास, ये सारा एरिया आ जाएगा किसके पास, ये सारा एरिया जो है ये आ जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट में जो है हिंदू कुश इसकी सीमा बन जाएगी, मैंने बता दिया था, ठीक है। अब से जब बिंदुसार आता है तो दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर, मैंने बताया था दक्षिण का कुछ चेर, हाँ चोल पांड्या छोड़ के, और ये सारा बिंदुसार के पास है, बिंदुसार के समय, ठीक है। अब कहा जाता है कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार ने कहा जाता है कि बिंदुसार ने मतलब बहुत सारे जगह पे, एक लामा तारानाथ हैं, मैंने बताया भी था, उनका कहना है कि बिंदुसार ने जो है दक्षिण की विजय की, ठीक है, और चाणक्य ने बिंदुसार को पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का स्वामी बना दिया, लॉर्ड बना दिया, राजा बना दिया, तो ये कहा गया था, ठीक है, किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। लेकिन ये श्योर नहीं है, बहुत सारे राइटर्स ये मानते हैं कि बिंदुसार ने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने ही दक्षिण का विस्तार किया कहीं ना कहीं, तो कुछ भी श्योर नहीं है, ये सब एक अटकलें लगाई जाती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, लामा तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार ने किया है, लेकिन ज्यादा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है आपका एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में, अपने जीवन के अंतिम समय में 298 बीसी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला जाता है, हाँ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और वहीं पे वो संलेखना विधि से अपना जीवन त्याग करता है। वो जैन हो गया था, मैंने बताया था आपको, भद्रबाहु जो जैन मॉन्क है उनके साथ वो चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो पता चलता है कि ये जो दक्षिण का क्षेत्र है वो उनके पास था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं, दक्षिण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। कुछ तमिल लिटरेचर है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के साउथ एक्सपेंशन के बारे में बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया भी था पिछली बार, हाँ, तो उसमें भी कही गई है तमिल लिटरेचर में। तो इस वजह से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विस्तार किया, और बिंदुसार के बारे में एक अगर लामा तारानाथ को छोड़ दे तो कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, कि या रिकॉर्ड नहीं है रिटन कुछ भी कि ये कहा जाए कि एग्जैक्टली अगर लामा तारानाथ ने कहा है, लेकिन और कोई रिटन प्रूफ नहीं मिलता कि भाई इन्होंने एग्जैक्टली किया है या नहीं किया है। तो ये कहा जाता है कि जब ज्यादा एक लामा तारानाथ के अलावा अगर कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, इट मींस कि ज्यादा संभावना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण का विस्तार किया हो। जो भी हो, बिंदुसार के समय तक कलिंग को छोड़कर ये सारा क्षेत्र जो है सुदूर दक्षिण छोड़ दें और सुदूर पूर्व छोड़ दें, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ छोड़ दें, एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ दें, तो ये सारा आपको कलिंग को छोड़ के बिंदुसार के समय तक मौर्य साम्राज्य का एक्सपेंशन यहां तक था। और ये जो कलिंग बचा है ये अशोक आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के बाद, ठीक है, अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इट मींस कि मौर्य साम्राज्य का अब लड़ाई बंद होने का मतलब अब इंपेरियलिज्म खत्म हो जाएगा। साम्राज्य, इंपेरियलिज्म का मतलब देखिए हिंदी वालों के लिए साम्राज्यवाद मतलब एक्सपेंशन की जो प्रवृत्ति है,
साम्राज्यवाद, ठीक है ना। एक्सपेंशन की जो प्रवृत्ति है, ठीक है ना, वो अब नहीं रह जाएगी क्योंकि युद्ध ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह से बिंबिसार ने जिस मगध साम्राज्य का एक्सपेंशन शुरू किया था कलिंग वार के बाद, अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, अशोक के बुद्धिस्ट बनने के बाद, ये एक्सपेंशन यहीं रुक जाएगा। और ये कारण भी माना जाता है बाद में मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल का, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए। एक बात और जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि ये भी कहा जाता है कि महापद्मनंद जो कि नंद डायनेस्टी का शासक था, महान शासक, उसने ठीक घनानंद के पहले, ठीक है, मैंने बताया है अगर आप मगध को देखें तो बिंबिसार ने फाउंड किया मगध हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी को। उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी जिसका एक महान शासक हुआ महापद्मनंद, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कलिंग पे विजय की उसने, यानी कलिंग को जीता, यानी उड़ीसा को जीता, ठीक है। उसके बाद आता है घनानंद जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, हाँ, या मौर्य एम्पायर फाउंड करते हैं, हाँ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसका मतलब यह है कि या तो नंद साम्राज्य में शामिल था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है ना, नंद साम्राज्य में कलिंग शामिल था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, या हो सकता है उसी समय नंद साम्राज्य के पास कलिंग ना हो, बाद में घनानंद के समय निकल गया हो, इंडिपेंडेंट हो गया हो कलिंग। और यदि चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अगर मान लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग मौर्य साम्राज्य का पार्ट था, तो बाद में अगर अशोक कलिंग की विजय हासिल करता है, यानी एक स्वतंत्र राज्य पे विजय हासिल करता है, इट मींस कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ भी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, अंदाजे से ये बात कही जाती है। तो देखिए अशोक के समय का ये पूरा विस्तार था, ठीक है। अशोक के समय आते आते ये विस्तार हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य। हाँ, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा अंपायर ना इससे पहले किसी भी डायनेस्टी ने बनाया और ना ही इसके बाद किसी भी डायनेस्टी ने बनाया। मुगल डायनेस्टी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो मौर्य साम्राज्य से छोटी थी, ठीक है। तो यहां तक मैंने बता दिया कि दक्षिण के राज्यों को छोड़ दिया जाए, यही बाउंड्री हो जाएगा यहां पर। हाँ, चेर चोल पांड्या, ये चेर चोल पांड्या ये सब नहीं थे, स्वतंत्र थे, ठीक है। उस समय कलिंग खाली यहां तक, यानी कि दक्षिण में मौर्यों का साम्राज्य नहीं था, और एक्सट्रीम साउथ में, दक्षिण में तो था ही, और एक्सट्रीम ईस्ट में नहीं था। तो इधर आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, इधर का की बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में आपको हिंदू कुश माउंटेन, पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में आपको रुद्रदामन का अभिलेख, सौराष्ट्र में तो गुजरात पश्चिमी सीमा हो गई। इधर देखें तो सौगोरा नहीं, महास्थान बांग्लादेश का अभिलेख मिलता है। हाँ, कहीं आपको हालांकि इसके बारे में ज्यादा प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि असम में भी बहुत कम मिले हैं, बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन कुछ अभिलेख मिले अशोक के। तो अगर आपके ऑप्शन में ये पूछा जाए कि वो कौन सा स्थान है, देखिए वैसे तो असम, हाँ, बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सब ईस्टर्न, बंगाल की खाड़ी, सब ये सब इसका ईस्टर्न, मौर्य साम्राज्य का ईस्टर्न यानी पूर्वी सीमा होगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है और 4 ऑप्शन दे देता है कि कौन सा मौर्य साम्राज्य का पार्ट नहीं था, तो उसमें अगर ऑप्शन में असम है, हाँ, तो सबसे पहले आप असम है। हालांकि कई जगह पे मिलता है, मैंने भी बताया कि इसके पूर्वी सीमा में असम भी आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ही कम, ना के बराबर अगर समझे तो अभिलेख मिला है। तो उस हिसाब से आप कौन सा जो एरिया है वो मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, और 4 ऑप्शन हो, कर्नाटक, हाँ, असम, ठीक है, आंध्रा, हाँ, अफगानिस्तान, तो आप निश्चित तौर पे फिर असम को आउट कर देंगे। वैसे असम था, ठीक है ना, मैंने बताया भी हुआ है, लेकिन उसके बहुत कम एविडेंसेस मिले हैं, हाँ, ना के बराबर। तो अगर हम देखें तो मिले भी हैं,
लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास असम आ जाता है और 4 और रहते हैं इनको छोड़ के, हाँ ये आपको चेर, चोल, पांड्या को छोड़ के, अगर ये इस ऑप्शन में नहीं है और उसमें असम एक पार्ट है तो बाकी सारा तो है ही, बाकी सारा तो मौर्य साम्राज्य का पार्ट है। तो इस स्थिति में आप कहेंगे कि असम में हाँ मौर्य साम्राज्य का एक्सटेंशन नहीं था। ले वैसे अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का एक्सटेंशन असम में भी था। लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब की बात करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम संभावना असम की बनेगी, क्योंकि आपको कर्नाटका में मिलेगा ही, सारा आप पढ़ चुके, गुजरात में मिलेगा ही, एरागुड़ी आपको वहां पे है, यानी यहां तक तो है ही जो भी इस क्षेत्र के हैं। इस क्षेत्र का कोई भी नाम 3 ऑप्शन में हो, हाँ, और असम हो चौथा ऑप्शन, ठीक है ना, 3 ऑप्शन, बाकी इस क्षेत्र के कोई नाम हो और एक असम हो, तो सबसे कम संभावना आपके पास असम की बनती है। उस स्थिति में आप आंसर अपना असम लगाएंगे कि यहां पे नहीं था, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का विस्तार है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने ये सब चीजें देख ली, ठीक है ना। ये डेट आपको याद रखना चाहिए, कलिंग वार का, कलिंग वार का डेट याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये याद रखना चाहिए, जौगढ़ और धौली में कलिंग वार के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। रीजन हमने बता दिया, इंपेरियलिज्म एक्सपेंशन साउथ इंडिया में, लैंड और वाटर रूट, इधर से अगर साउथ में जाना है तो भी, और इधर तो ये एक रास्ता मिल जाता है, एक्स्ट्रा रास्ता इनको मिल जाएगा, और इधर समुद्र को कंट्रोल करने के लिए भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद तांबा, आयरन, जंगल की लकड़ी और एलिफेंट्स भी आपको कलिंग में अवेलेबल थे, तो इसके लिए भी लड़ाई हुई थी। रिजल्ट आप जान ही गए कि 1 लाख लोग मरे, हाँ, 1.5 लाख घायल हो गए, और अशोका उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। एक और बात जो इसके अलावा ये इसमें दिया हुआ है 13th रॉक एडिक्ट में, अगर देखें तो सारा इसमें दिया होगा कारण, बहुत सारे कारण दिए होंगे, तो ये रीजंस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी चर्चा है किसकी, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में ये सब चीज दिया होगा, रिजल्ट के बारे में भी ये दिया होगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। एक और बात ये मैं मिटा देता हूं, और 4 राजाओं की चर्चा है, कहां पे, देखिए ये मैं मिटा दूं, ये मिटा देता हूं। इसके अलावा ये भी आपको आप लिख सकते हैं, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में कहीं ना कहीं से ये बातें जाहिर हो रही होंगी कि क्या रीजन था और क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है ना। तो एक चीज और है, आइए देखिए, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में आपको 5 किंग्स, 5 राजाओं की चर्चा है, इनका रेफरेंस है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसे लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन है। 5 राजा कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, हाँ ये लिखिएगा, पहला, ठीक है, ये है आपको इन राजाओं की चर्चा है। पहला तो आपको तुरमई या तुरमय, इन्हीं का नाम है टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस, ठीक है, फिलाडेल्फस। दूसरा ये है इजिप्ट या मिस्र, इजिप्ट के शासक जिनका नाम है 13th मेजर रॉक एडिक्ट में, ठीक है। दूसरा है आपको दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा सीरिया के एक शासक हैं, हाँ ये है आपको सीरिया के शासक अंतियोग, अंतियोग कहते हैं या इन्हीं को कहते हैं एंटीगोनस
सेकेंड, एंटीगोनस सेकेंड, ठीक है ना, एंटीगोनस सेकेंड, ये हो जाएगा एंटीयोगस सेकेंड, एंटीयोगस सेकेंड, ठीक है। ये है सीरिया के, सीरिया के शासक, ठीक है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा आपको एक शासक है मैसिडोनिया या मकदूनिया, ठीक है। ये है अंतेकिन, या ये इनको कहते हैं अंतेकिन, या इनका नाम है एंटीगोनस गोनाटस, अंतेकिन या एंटीगोनस गोनाटस। तो ये है आपको मकदूनिया, मकदूनिया को ही हम मेसिडोनिया कहते हैं, जहां से सिकंदर आया था। मकदूनिया या मेसिडोनिया, हाँ मेसिडोनिया, ठीक है ना। इजिप्ट यानी कि मिस्र, सीरिया का तो सीरिया ही है, यहां पे मकदूनिया को आप मेसिडोनिया। चौथा नाम है आपको एपिरस, एक जगह था जहां पे एपिरस जो है अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर, या एक ही नाम है सुंदर, ये है एपिरस, ठीक है ना, एपिरस के शासक। और पांचवा है साइरिन जगह का नाम है, और शासक का नाम है मगस। कहां के शासक? साइरिन, देखिए साइरिन, ठीक है। तो अब देखिए ये 13th मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि 13वें बृहद शिलालेख, हाँ, जिसमें कि कलिंग वार की चर्चा है, उसमें इन 5 राजाओं की भी चर्चा है, ठीक है। और 5 राजा कौन कौन से हैं? ये 5 किंग्स, ध्यान रखना है। तुर्मई यानी टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस, ये मिस्र या इजिप्ट के शासक हैं। अंतियोग या एंटीयोगस सेकेंड, जो कि सीरिया के शासक हैं। अंतेकिन या एंटीगोनस गोनाटस, जो कि मकदूनिया के शासक हैं। अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर एपिरस के शासक हैं। और मगस, जो कि साइरिन के शासक हैं। ये सब मैंने हिंदी में ही लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में भी अगर आप नाम लिखेंगे तो यही नाम होगा, ठीक है ना। खाली मकदूनिया को मैसिडोनिया कर दीजिएगा इंग्लिश में, और इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यही है, नाम में कोई स्पेलिंग में गलती नहीं होती, जैसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। देखिए इसमें मैच करने के लिए दे देगा, पीसीएस के लिए मैच करने के लिए देगा शासक का नाम और देश का नाम, शासक का नाम और देश का नाम, कहेगा सुमेलित कीजिए। जब में एक तरफ शासक दे देगा, एक तरफ ये देश दे देंगे, बोलेगा सुमेलित कीजिए, और दे देगा कि भाई 13th रॉक एडिक्ट में, मेजर रॉक एडिक्ट में, हाँ, जिन शासकों की चर्चा है, हाँ, उनके स्थान के नाम से, उनके स्थान के हिसाब से उनको सुमेलित करें या मैच करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम लास्ट पार्ट में आएंगे, हाँ, और लास्ट पार्ट क्या है? हम लास्ट पार्ट देखेंगे अशोक के सक्सेसर्स को, ठीक है। तो सक्सेसर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। आइए, ये 4 पॉइंट होंगे, आखिरी पॉइंट है सक्सेसर्स, यानी अशोक के उत्तराधिकारी। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधे सक्सेसर अशोक को पहले लिख देता हूं, अशोक तो है ही यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये अशोका, बहुत सारे लोग आएंगे, कुणाल, उसके बाद कुणाल के बाद अगर आप देखें तो दशरथ, ये बहुत सारे बीच में आएंगे। जो इंपॉर्टेंट नाम है, जिसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, दशरथ। उसके बाद दशरथ के बाद आ जाएगा संप्रति, और संप्रति के बाद आपको आखिरी में बृहद्रथ,
संप्रति बृहद्रथ। एक बात ध्यान रखिएगा, मगध का हालांकि नॉन हिस्टोरिकल है, मगध बिंबिसार के पहले एक शासक हुआ करते थे बृहद्रथ। मैंने बताया भी था व्रीहिशिन्मो, बृहद्रथ हरियंका डायनेस्टी, हाँ, उसके बाद व्रीहि शिशुनाग नंद और उसके बाद मो से मौर्य। तो बृहद्रथ से ही शुरू हुआ था, बृहद्रथ नाम के ही व्यक्ति से। हालांकि उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता और बृहद्रथ पे ही खत्म हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी, मतलब मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ पे खत्म होगा। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, मगध जो जिसका विस्तार शुरू हुआ था यहाँ पे आके विस्तार रुक जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे अशोक तो हम लोगों ने जान लिया। कुणाल, तो कुणाल के बारे में आपको ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। दशरथ के बारे में है। देखिए दशरथ ने भी अशोक की तरह हाँ इस्तेमाल किया देवनाम पिया, देवनाम पिया का इस्तेमाल किया इसने, दशरथ ने। तो आ सकता है एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य अशोक के अलावा किस शासक ने देवनाम पिया का इस्तेमाल किया, तो आप कहेंगे दशरथ, क्योंकि लोगों के ध्यान में सिर्फ अशोक ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दशरथ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी बात, ये भी बौद्ध था दशरथ। और तीसरी बात, इसने बराबर हिल्स में पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, लोमस ऋषि की गुफा बनवाई, लोमस केव बनवाया और उसके बाद आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था। ठीक है, और उसने इसने इसके अलावा नागार्जुन हिल्स, नागार्जुन की पहाड़ियों में गया के पास, ठीक है, दोनों गया के पास है, आसपास है, इसने जो केव बनवाया वो उस केव का नाम था गोपी। हाँ, उसके बाद वर्थिका, वर्थिका या वर्थिका और वहिका। ठीक है ना, 3 केव बनवा दिए इसने बराबर हिल्स में। एक बराबर हिल्स में लोमस केव और नागार्जुना हिल्स में गोपी, वर्थिका, वहिका। ये पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैं आपको केव एडिक्ट पढ़ा रहा था अशोक का। ठीक है, संप्रति भी जैन था, इसने जैन धर्म अपनाया था। और बृहद्रथ आखिरी शासक है, ये किल्ड बाई पुष्य। यहां लिख देता हूं मैं बृहद्रथ के बारे में। Sunga and founded Sunga dynasty। देखिए बृहद्रथ मारा गया किसके द्वारा? पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर दी बृहद्रथ की, और उसने सुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड में, मौर्य उत्तर काल में। ठीक है, आखिरी शासक बृहद्रथ जिसकी हत्या करेगा पुष्यमित्र सुंग, और सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। ये एक ब्राह्मण था। ठीक है ना, तो हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। नॉर्थ इंडिया में पोस्ट मौर्य पीरियड में हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी, और उसके बाद कण्व डायनेस्टी की शुरुआत होगी नॉर्थ इंडिया में। उसके अलावा आपको नॉर्थ वेस्ट से भी कुछ इन्वेजन होंगे, हाँ, शकों के यानी कि पार्थियंस के, इंडो ग्रीक के, ठीक है ना, यानी यवनों के, कुषाणों के जिसका शासक कनिष्क था। और साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी शुरू होगी सातवाहन, क्योंकि अब तो मौर्य डायनेस्टी अब धीरे धीरे जब खत्म हो जाएगा तो यूनाइट रहेगा नहीं,
तो अलग अलग जगहों पे, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, हाँ, और साउथ में अलग अलग डायनेस्टी उभर के आएंगे। वो हम मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में देखेंगे। यहाँ हमने अशोक को खत्म किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हम डील करने वाले हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, हालांकि पहले मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम पूरा पढ़ाने के बाद ही देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी समझ आप लोग की हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जो मैंने पढ़ाया और एडमिनिस्ट्रेशन उससे 90 to 95%, हाँ 80% तो रख ही लीजिए, उससे सवाल बनते हैं। और उसके बाद फिर हम इकोनॉमी और सोसाइटी और फिर डाउनफॉल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा शुरू हो जाएगा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।